सो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो रेगुलेट्स O2 डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्सीजन साइकिल में? रेगुलेट होता है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और लिथोस्फेयर में, और ये सपोर्ट करता है एसेंशियल प्रोसेसेस को, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और कंबसन, ठीक है। अब रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिजर्वायर कहाँ है तो समझते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 21%, मेनली फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन जो है मेनली फोटोसिंथेसिस से आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन एड ऑन कैसे होता है इन्वायरमेंट में, तो फोटोसिंथेसिस से आता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसके बदले रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस से जो है मेनली ऐड ऑन होता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे आता है एटमॉस्फेयर में? तो फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि बायोस्फेयर में कहाँ पे होता है ऑक्सीजन। तो बायोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रोब्स में, और पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स में। तो ऑक्सीजन जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर में ही प्रेजेंट है, ये इनसाइड ऑर्गेनिज्म भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है लाइफ का, और ये हेल्प करता है बॉडी मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करने में, ठीक है, प्लस रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देन प्रोड्यूस कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और कंज्यूम कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन के थ्रू जो है क्या होगा? कंज्यूम होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है। डीकम्पोजिशन जब होता है तब क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो यहाँ कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन का मतलब रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होगा, ठीक है। देन अब देखते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ओशन, रिवर और लेक्स। तो रिवर्स, ओशियंस में, रिवर्स में और लेक्स में क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और एसेंशियल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सचेंज कैसे होता है? वाया डिफ्यूजन विद एटमॉस्फेयर एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन गैस जो है फ्रॉम एयर डिजॉल्व्स इनटू द वाटर। तो डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? डिजॉल्व होता है वाटर में, और ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? एक्सचेंज अकर्स वाया डिफ्यूजन विथ एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है कहाँ आता है? हाइड्रोस्फेयर में। और जो है फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी, एल्गी मीन्स जो टाइनी प्लांट्स है वाटर में, तो वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। कैसे? सनलाइट को यूज़ करके, CO2 को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन को वाटर में। तो याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी के थ्रू, और डायरेक्टली डिफ्यूजन की डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन आता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है ओशियन में, लेक्स में और रिवर्स में, ठीक है। देन अब देखते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है ऑक्सीजन का। क्या है? लार्जेस्ट रिजर्वायर है। और ये कहाँ पे लॉक्ड है? लॉक्ड इन मिनरल्स, रॉक्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स। तो यहाँ पे पाया जाता है। लिथोस्फेयर में काफ़ी सारा जो है ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। कहाँ पे लॉक होता है? ये मिनरल्स में, रॉक्स में, ऑक्साइड्स में, सिलिकेट्स में। और साइकिल ये कैसे होगा फिर? स्लोली थ्रू द वेदरिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट। तो जैसे जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होता है, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, वेदरिंग होता है, तो धीरे धीरे फिर क्या होता रहता है? धीरे धीरे ये निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है, और साइकिल स्लोली इसी तरीके से इसमें चलता रहता है, ठीक है। जब वेदरिंग होगा, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा या जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगा, तब साइकिल होता रहता है ये। सो कुछ एसोसिएटेड प्रोसेस है, उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या? कंबशन। तो कंबशन का क्या मतलब है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। तो जब बर्न होता है इंडस्ट्रियल या फॉसिल फ्यूल, तो क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन का यूज होता है। देन प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जब कंबशन और इंडस्ट्रियल फॉसिल फ्यूल हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जब मिनरलाइजेशन एंड डीकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक O2 क्या हो रहा है, रिटर्न टू इन्वायरमेंट। तो ये बात समझना है। तो हमने क्या देखा, कंबशन जब हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से कंज्यूम किया जा रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। प्लांट और एनिमल रिस्पिरेशन में भी हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, और बदले में क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। देन मिनरलाइजेशन और डीकम्पोजिशन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है डेड प्लांट्स और एनिमल का माइक्रोब्स के द्वारा। तो प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर में वो रिलीज बैक होके इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर में वो रिलीज होके कहाँ आ रहा है, इन्वायरमेंट। इसीलिए ऑर्गेनिक O2 रिटर्न टू इन्वायरमेंट। तो आपको समझना है कि जब मिनरलाइजेशन और डीकम्पोजिशन हो रहा है तब क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर सिंपलर सब्सटेंस में बदल रहा है। तो जो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर में तो वो रिलीज बैक होके इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है। देन वोलेटिलाइजेशन, तो इसका क्या मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म। तो जैसे अमोनिया इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन विथ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। तो इसको समझना है कि वोलेटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस जो है गैसेस बन जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ऑक्सीजन साइकिल। तो ये आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। यही होता है इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस गैस बन जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की ऑक्सीजन साइकिल जो है फास्ट होता है बायोस्फीयर में, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में, और स्लो होता है लिथोस्फीयर में। हमने ऑलरेडी देखा कि लिथोस्फीयर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा साइकिल इसका स्लो होता है क्योंकि वेदरिंग होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी या जियोलॉजिकल अपलिफ्ट, तभी जा करके कुछ जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा साइकिल इसका काफ़ी स्लो है। देन स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, और ये ऑक्सीजन साइकिल तो आप देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है, स्पेशली कार्बन साइकिल के साथ। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से फ्लो होता है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या की फ्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझते हैं। तो प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये प्राइमरी सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, जो एटमॉस्फेयर में जो हमें ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है। देन रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, डेफिनेटली कंज्यूम होगा, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स जो है कंज्यूम करेंगे O2 को, ठीक है। देन क्या होगा, ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। देन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि प्रोड्यूस हो सके ATP एनर्जी। देन रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि कंज्यूम किया जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। देन रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो है वाटर। देन कंबशन के केस में क्या होता है, रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है ऑक्सीजन, कंबशन के लिए क्या होता है, O2 की ज़रूरत होती है, और फिर यहाँ निकलता है बाई प्रोडक्ट इसका क्या, CO2, हीट, एनर्जी, स्मोक वगैरह। देन डिफ्यूजन और एक्सचेंज अगर देखें तो ऑक्सीजन मूव्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर में मूव करता रहता है। और ये होता कैसे है, वाटर एयर एक्सचेंज के, एयर और वाटर के एक्सचेंज के थ्रू होता है, सॉइल पोर्स के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और ये सपोर्ट करता है मेटाबॉलिक एंड एक्वेटिक लाइफ फंक्शंस को, ठीक है। तो ये हमने देखा डिफ्यूजन क्या है कि इजीली ये मूवमेंट होता रहता है, एयर वाटर के बीच एक्सचेंज, सॉइल पोर्स, सेल मेम्ब्रेन से होकर के, मतलब ऑक्सीजन मूव करता रहता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में।
देन कुछ एक्सचेंजेस अगर हम देखें, मेजर एक्सचेंजेस, फोटोलाइसिस, ये कहाँ होता है? अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो सनलाइट जो है स्प्लिट करता है वाटर वेपर को और रिलीज करता है फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है? अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट स्प्लिट करता है वाटर वेपर को और रिलीज करता है फ्री ऑक्सीजन, ये हुआ फोटोलाइसिस। कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। देन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर का कनेक्शन अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन। हमने देखा कि बेसिकली ऑक्सीजन आता कैसे है? बेसिकली तो फोटोसिंथेसिस से ही आता है। देन रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एनिमल्स एंड माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रिलेशन कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन, और फिर रेस्पिरेशन हो रहा है, जो एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, ये कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को। इसी तरीके से बैलेंस हो जाता है फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, कि अगर ये साइकिल ना हो तो हो सकता है कि एक ही गैस इतना ज़्यादा हो जाए कि हार्मफुल हो जाए जीने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन होता है और इनका बैलेंस मेंटेन होता है। सो सिंपली क्या है कि प्लांट क्या करता है? प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनिमल का क्या काम है? एनिमल ऑक्सीजन को यूज़ करता है, ठीक है। देन एनिमल क्या प्रोवाइड करता है? CO2, ठीक है, और प्लांट CO2 को यूज़ करता है। तो सेम इस तरीके से क्या हो रहा है? तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, ठीक है। बैलेंस हमें देखने के लिए मिलता है। देन हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को देखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन दिखाता है वाटर बॉडीज़ और अर्थ के क्रस्ट में कि किस तरीके से यहाँ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो समझते हैं। एक्वेटिक एक्सचेंज, डिजॉल्व ऑक्सीजन सपोर्ट मेराइन लाइफ। तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो उसको यूज़ किया जाता है फिश के द्वारा, एक्वेटिक एनिमल, माइक्रोब्स के द्वारा। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, और वाटर में यूजेबल ऑक्सीजन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन दूसरा जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ऑक्सीडेशन होता है रॉक्स एंड मिनरल्स का। ऑक्सीडेशन कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है रॉक्स के साथ और मिनरल्स के साथ, ठीक है। तो आयरन प्लस, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आयरन को अगर लेते हैं प्लस ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमें आयरन में क्या देखने के लिए मिलता है? रस्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन होता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन पार्ट बन जाता है किसका? रॉक का, ठीक है। रॉक्स का और मिनरल्स का पार्ट बन जाता है ऑक्सीजन। हमने देखा कि लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑक्सीजन का हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पे? लिथोस्फेयर में। तो ऑक्सीजन फिर लॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है अर्थ के क्रस्ट में। तो ऑक्सीजन कैसे स्टोर होता है? इसी प्रोसेस से होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसी प्रोसेस से लॉक हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन की एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट होगा? अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे लिए बुरा है। देन अर्बनाइजेशन इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और कंबशन भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीट होगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग जितना इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? फॉसिल फ्यूल बर्निंग इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में कैसे आएगा। तो फोटोलाइसिस के थ्रू आएगा, जो कि हमने देखा हाईयर एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जाएगा। बेसिकली तो कैसे जाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जाता है। देन फोटोलाइसिस के थ्रू भी जाएगा। देन ऑक्सीजन से यूज़ कैसे होगा? तो प्लांट रेस्पिरेशन जब करेगा, ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल कंबशन के टाइम पे, ठीक है, तब क्या होगा? ऑक्सीजन का यूज़ होगा। देन एनिमल रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का यूज़ होगा, ठीक है। डीकम्पोजिशन के टाइम पे ऑक्सीजन का यूज़ होगा, ठीक है। एनिमल जब रिस्पायर करेगा तो ऑक्सीजन यूज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इंडस्ट्रियल कंबशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। डीकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। देन फोटोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोलाइसिस कहाँ होगा? अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट होता रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या अदर गैसेज में हमें बैलेंस देखने के लिए मिलता है।
अब देखते हैं मीथेन क्या है, ठीक है, मीथेन के बारे में समझते हैं, मीथेन साइकिल को समझते हैं। तो मीथेन क्या है, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ठीक है, और ये इफेक्टिव है, ये हीट को ज़्यादा टैप करके रख सकता है, CO2 से भी ज़्यादा हीट को रोक सकता है मीथेन। इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो है शॉर्टर होता है कंपेयर्ड टू CO2, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सकता है, रोक सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अगर नेचुरल सोर्स देखें मीथेन का तो वेटलैंड्स, ठीक है, टर्माइट्स, देन ओशियंस, ठीक है, मीथेन हाइड्रेट्स, ये सब क्या है, नेचुरल जो है सोर्सेस है। तो वेटलैंड में क्या होता है, जो मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया होता है, तो ये पाया जाता है हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है, ये थ्राइव कहाँ करेगा, हाइपोक्सिक कंडीशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, कम हो। देन प्रोड्यूस मीथेन ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन, तो मीथेन कब प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन के टाइम पे, और 80% ऑफ नेचुरल जो है मीथेन इमिशन इसीलिए होता है, ठीक है, अकाउंट फॉर 80% ऑफ नेचुरल मीथेन इमिशन। तो वेटलैंड्स में हम देख पा रहे हैं कि लगभग 84% मीथेन का इमिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है ये हाइपोक्सिक कंडीशन में ही थ्राइव करेगा। देन टर्माइट्स अगर देखें तो जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स इन टर्माइट गट, तो टर्माइट के गट में जो माइक्रोब्स है वो प्रोड्यूस करता है मीथेन वाया एनारोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है, एनारोबिक मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रोब्स जो है कहाँ पे, टर्माइट के गट में, इन टर्माइट गट प्रोड्यूस करेगा मीथेन। देन ओशियन मीथेन फ्रॉम, तो यहाँ अगर हम समझे इसको तो एनारोबिक डाइजेशन होगा इन मेराइन जू प्लैंक्टन एंड फिश में, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन, ये होता है एनारोबिक कंडीशन की बात। जब हम कह रहे हैं एनारोबिक डाइजेशन की बात, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है गैसेस जैसे कि मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और ये स्वैम्प्स में, लैंडफिल्स में, वाटर लॉग्ड सॉइल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वाटर लॉग्ड कंडीशन में, हाइपोक्सिक कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा मीथेन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, कि उसमें 3-4 ऑप्शन था, उसमें एक राइस था, तो राइस में सबसे ज़्यादा मीथेन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हाइपोक्सिक कंडीशन, वाटर लॉग्ड कंडीशन, वेटलैंड्स टाइप का, ठीक है, ये सब चीज़ से। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ओशियन से मीथेन जो है कैसे निकलेगा, एनारोबिक डाइजेशन जब होगा मेराइन जू प्लैंक्टन में और फिश में, ठीक है, तब जो है यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और सेडिमेंट और ड्रेनेज एरिया में भी मीथेन फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, तो मीथेन हाइड्रेट्स कब बनेगा, जब मीथेन प्लस वाटर क्रिस्टलाइज होगा हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर में, ठीक है, प्रेशर तो हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा, तब मीथेन और वाटर क्रिस्टलाइज होकर मीथेन हाइड्रेट्स बनेगा। इसीलिए ये डीप ओशियन सेडिमेंट्स में और परमाफ्रॉस्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, डीप ओशियन सेडिमेंट्स एंड परमाफ्रॉस्ट। देन डीस्टेबलाइजेशन रिस्क, क्या डिस्टेबलाइजेशन रिस्क है, क्योंकि अगर ये ओशियन सेडिमेंट में पाया जाता है तो ओशियन एसिडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो सकता है, और ये ट्रिगर कर सकता है मास मीथेन रिलीज, ठीक है, पॉसिबल मास एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि ये जो है डीप ओशियन सेडिमेंट्स में और परमाफ्रोस्ट में बरीड है, ठीक है, और अगर ये किसी भी तरीके से डीस्टेबलाइज होता है, रिलीज होने लगता है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, और मास मीथेन रिलीज हो सकता है, जिससे कि पॉसिबल मास एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट्स, तो ये बनता कब है, मीथेन प्लस वाटर क्रिस्टलाइज होता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में। देन अब देखते हैं ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन, ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करता है 50 to 65% ऑफ टोटल ग्लोबल मीथेन इमिशन। कितना, 55 से 60% लगभग जितना मीथेन इमिशन है ये ह्यूमन सोर्स से हो रहा है, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से 40%, फॉसिल फ्यूल से 35% और वेस्ट मैनेजमेंट से कितना 20%। तो यहाँ पे ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन जो है 50 to 65% तक हो रहा है। देन स्पेसिफिक ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन, तो लैंडफिल्स, तो यहाँ पे मीथेन जनरेटेड एज वेस्ट डीकम्पोज एनारोबिकली। तो मीथेन कब जनरेट होता है, जब वेस्ट डीकम्पोज होता है एनारोबिकली, मतलब विदाउट ऑक्सीजन,
जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मीथेन रिलीज होगा कि अगर ट्रीटमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, तो वहाँ मीथेन रिलीज होगा। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी मीथेन रिलीज होगा। अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो रिलीज क्या होगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, मीथेन होगा। देन फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे भी मीथेन रिलीज होगा। कब होगा, प्रोडक्शन में, स्टोरेज में एंड ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैस। देन कोल माइनिंग, कोल बेड मीथेन, ठीक है, कोल माइनिंग में भी कोल बेड मीथेन रिलीज होगा। तो फॉसिल फ्यूल में भी मीथेन रिलीज होगा, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन जब किया जाएगा नेचुरल गैस का। ठीक है, देन लाइव स्टॉक में इंटेरिक फर्मेंटेशन। तो अब ये इंटेरिक फर्मेंटेशन क्या होता है कि कैटल और अदर जो लाइव स्टॉक है तो ये इमिट करते हैं मीथेन ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के टाइम पे लाइव स्टॉक क्या करते हैं, इमिट करते हैं मीथेन को। देन राइस कल्टीवेशन, तो जो फ्लडेड फील्ड्स है इससे क्रिएट होता है एनारोबिक कंडीशन। और हमने क्या कहा कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में कुछ होगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा तो मीथेन रिलीज होगा, तो डीकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का और मीथेन रिलीज होगा। देन जब बायोमास बर्निंग, ठीक है, अगर इनकम्प्लीट कम्बिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मटीरियल का, देन रिलीज होगा मीथेन। तो बायोमास बर्निंग से भी मीथेन रिलीज होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल सोर्सेस में हमने देखा वेटलैंड्स, और वेटलैंड्स जो है 80% ऑफ नेचुरल मीथेन इमिशन कर रहा है। कितना, लगभग 80%, तो काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड से देखने के लिए मिल रहा है। देन टर्माइट्स, जो माइक्रोब्स है टर्माइट गट्स में वो प्रोड्यूस कर रहा है मीथेन। ठीक है, देन ओशियंस में एनारोबिक डाइजेशन अगर होगा तो मीथेन प्रोड्यूस होगा। मीथेन हाइड्रेट्स में काफ़ी सारा मीथेन है बरीड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे मास मीथेन रिलीज भी हो सकता है। देन ह्यूमन सोर्स अगर देखें तो 50 to 65%, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर 40%, फॉसिल फ्यूल 35%, वेस्ट मैनेजमेंट 20%। ठीक है, और स्पेसिफिक सोर्स ऑफ मीथेन हम देख रहे हैं तो लैंडफिल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फॉसिल फ्यूल्स, कोल माइनिंग, ठीक है, और लाइव स्टॉक, इंटेरिक फर्मेंटेशन, राइस कल्टिवेशन से और बायोमास बर्निंग से। तो इमिशन का अगर हायरार्की देखें तो ह्यूमन से जो है नेचुरल सोर्स से ज़्यादा ह्यूमन सोर्स ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन सोर्स से ज़्यादा रिलीज होता है देन नेचुरल सोर्स का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड में लगभग हमने देखा कितना 80%। ठीक है, कितना 80%। और देन वेटलैंड्स के बाद टर्माइट्स, फिर ओशियंस, फिर मीथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, क्या है, वेटलैंड्स, टर्माइट्स, ओशियंस, फिर मीथेन हाइड्रेट्स, ये हायरार्की है। ह्यूमन सोर्स का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, देन फॉसिल फ्यूल, देन वेस्ट से। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल, देन वेस्ट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलेगा वेटलैंड से, टर्माइट से, देन ओशियन से, देन मीथेन हाइड्रेट से। देन मीथेन सिंक, तो सॉइल सिंक बायोलॉजिकल देखते हैं इसको। तो मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है इन सॉइल कंज्यूम मीथेन। तो मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है जो कि मीथेन को कंज्यूम करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मीथेन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मीथेन कन्वर्ट्स मीथेन इनटू CO2, तो यहाँ पे मीथेन CO2 में कन्वर्ट होता है, जो कि मेजर नेचुरल सिंक है, स्पेशली इन वेल एरिएटेड सॉइल्स एंड फॉरेस्ट, जहाँ पे सॉइल एंड फॉरेस्ट क्या है, वेल एरिएटेड है। देन एटमोस्फेरिक केमिकल सिंक, ठीक है, तो मीथेन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, OH के साथ। ठीक है, मीथेन प्लस OH, तो इससे फिर क्या होगा, CO2 और H2O इसका बाई प्रोडक्ट होगा। तो ये काफ़ी सारा सीरीज ऑफ स्टेप होता रहता है, इसीलिए OH को कहा जाता है क्लींजर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन जब OH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन और जो है क्या निकल रहा है, वाटर। ठीक है, तो इसीलिए OH को कहा जा रहा है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को कहा जा रहा है क्लिंजर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ब्रेक डाउन करता है पॉल्यूटेंट गैसेस को और रिड्यूस करता है मीथेन के कंसंट्रेशन को। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक केमिकल सिंक देखने के लिए मिलता है। देन अगर अदर मेजर सिंक देखे तो स्ट्रेटोस्फेरिक रिएक्शन विथ क्लोरीन ऑक्सीजन रेडिकल्स। तो स्ट्रेटोस्फेयर में रिएक्शन होगा किसके साथ, क्लोरीन या ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ। देन ये माइनर है लेकिन। देन सॉइल अपटेक इन ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड वेरिएबल इफिशियंसी, तो ये भी है, सॉइल अपटेक अगर होगा ग्रासलैंड में और एग्रीकल्चरल लैंड में। अब इम्पैक्ट देखते हैं मीथेन का, तो ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर मीथेन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन होगा, उससे फोटोकेमिकल स्मॉग हो सकता है। ये ह्यूमन लंग्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अगर ओजोन कहाँ होता है, ओजोन अपर लेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर अपर लेयर में। ठीक है, और क्या होगा, मीथेन की वजह से ग्राउंड लेवल में ओजोन बन जाएगा। ठीक है,
और अगर ये ग्राउंड लेवल में ओजोन फॉर्मेशन होगा तो इससे फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा, ये हार्मफुल होता है। देन अब देखते हैं क्या क्लाइमेट चेंज, हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका इम्पैक्ट क्या है कि हाई वार्मिंग ग्लोबल पोटेंशियल है, मच स्ट्रॉन्गर देन CO2। शॉर्ट टर्म इसका लाइफ है, लाइफ अगर देखें तो लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्गर बहुत ज़्यादा है। देन मीथेन हाइड्रेट्स क्लाथरेट्स, ठीक है, इन ओशियन एंड परमाफ्रॉस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है कि जितना भी मीथेन दबा हुआ है तो ये निकल जाए, ठीक है, रिलीज हो जाए, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप देखने के लिए मिल सकता है। देन हमें क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट्स, तो परमाफ्रॉस्ट में यहाँ पे क्या है, मीथेन हाइड्रेट्स है, ये क्या है, गैस हाइड्रेट स्टेबिलिटी जोन। देन ओशियन में देखने के लिए मिलता है नियर सी फ्लोर सेडिमेंट, ठीक है, एनारोबिक CH4 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे गैस हाइड्रेट स्टेबिलिटी जोन है, ठीक है, इन सब में बरीड है मीथेन हाइड्रेट्स, ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो जिस तरीके से जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ेगा तो जो भी ट्रैप्ड मीथेन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज होगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप कहने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, मीथेन रिलीज होगा, मीथेन और भी वार्मिंग को बढ़ाएगा और मीथेन रिलीज होगा और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले वार्मिंग हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले वार्मिंग, देन मीथेन रिलीज हुआ, ठीक है, देन मीथेन फिर से वार्मिंग को बढ़ाया और वार्मिंग हुआ तो और मीथेन रिलीज हुआ, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप देखने के लिए मिलेगा और ये साइकिल कंटिन्यू करेगा और भी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में हमने देखा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं PMOH साइकिल को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, मिथेनोजेनेसिस एंड OH रेडिकल साइकिल। तो PMOH साइकिल डिस्क्राइब करता है इंटरकनेक्टेड प्रोसेस को, ठीक है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस कार्बन का मीथेन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इकोसिस्टम में उसका, इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, मिथेनोजेनेसिस और हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडेशन को। तो फिर अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस को समझते हैं, कार्बन फिक्सेशन एंड बायोमास क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है, CO2 यूटिलाइजेशन, कार्बन फिक्सेशन को देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन समझते हैं। प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और सॉइल रिस्पायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को, मीन्स सॉइल से जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको, फिर देन क्या करते हैं कि फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज, देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, वाया केल्विन साइकिल, ठीक है। तो कार्बन फ्रॉम एयर बिकम्स फूड, ग्लूकोज, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ कार्बन इनटू द बायोस्फेयर। तो ये क्या है, कोर एंट्री पॉइंट है कार्बन का बायोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन एयर से लेकर, ठीक है, एयर से लेकर हम देख रहे हैं कि कार्बन अब कन्वर्ट हो जा रहा है, फूड बन जा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये एंट्री पॉइंट है कार्बन का बायोस्फेयर में, ठीक है, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। तो फिर क्या होता है कि द ग्लूकोज मेड इज नॉट जस्ट स्टोर, इट इज़ यूज टू बिल्ड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज देखें तो यहाँ ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ये सिंथेसाइज होता है प्रोटीन में, फैट में, सेल्यूलोज में और मोनोटर्पीन्स में, ठीक है, ये सब में। उसके बाद प्लांट प्रोडक्शन ऑफ रूट एक्सुडेट इन रिचिंग सॉइल माइक्रोब्स। तो क्या होता है, प्लांट रिलीज करते हैं रूट एक्सुडेट्स को जो कि फीड करता है, क्या करते हैं, प्रोडक्शन होता है रूट एक्सुडेट का जो कि इनरिच करता है किसको, फीड करता है किसको, सॉइल माइक्रोब्स को, ठीक है। तो इससे फिर क्या बनता है, स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक प्लांट कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इससे जो स्ट्रक्चरल मीन्स जो वुड्स है, लीव्स है, रूट्स है, ये बनेगा और मेटाबॉलिक कंपाउंड मतलब एंजाइम और केमिकल बनेगा। तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहला प्रोसेस CO2 यूटिलाइजेशन, कार्बन फिक्सेशन में प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं कार्बन, ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में वाया केल्विन साइकिल, ठीक है, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि कोर एंट्री पॉइंट है कार्बन का बायोस्फेयर में, यहाँ तक हमने ये देखा। देन कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का किस में, प्रोटीन में, फैट में, सेल्यूलोज में, मोनोटर्पीन्स में, ठीक है, और फिर प्रोडक्शन हो रहा है रूट एक्सुडेट का जो कि इनरिच करता है सॉइल माइक्रोब्स को और स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक प्लांट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। ये अब तक हमने देखा। देन अब समझते हैं बायोमास का रोल क्या है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो
तो देखते हैं पोर्शन स्टोर्ड एज प्लांट बायोमास, और कुछ पोर्शन जो है क्या होता है, कार्बन का कुछ पोर्शन स्टोर होता है एज प्लांट बायोमास, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट में, वुड में, ठीक है ये सब। और कुछ कार्बन स्टोर होता है लॉन्ग टर्म इन फॉरेस्ट सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेस्ट में, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, इन सब जगह में कार्बन स्टोर हो जाता है। देन क्या होगा, जो रिमेनिंग कार्बन है, ठीक है, ये रिमेनिंग कार्बन ये रिस्पायर्ड बैक एज CO2 बाय प्लांट्स एंड माइक्रोब। तो फिर प्लांट एंड माइक्रोब के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ये रिस्पायर बैक मीन्स फिर से जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा थ्रू रिस्पिरेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रिस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है कि ऐड ऑन होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, तो ये होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन स्टोर भी हो रहा है और कार्बन रिलीज भी हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन स्टोर प्लस कार्बन रिलीज, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल अगर आप एक लाइन में समराइज करना चाहें तो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट ने पहले CO2 लिया, फिर इसको कन्वर्ट किया फूड में, ठीक है, फूड मीन्स गिव मी अ मोमेंट, ग्लूकोज में, ठीक है, फूड मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। फिर इससे क्या होगा, प्लांट का बॉडी बनेगा, बिल्ड दियर बॉडी, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होगा, जिसमें हमने देखा कि ये सिंथेसाइज भी करता है, तो फिर बॉडी बनेगा और फिर स्टोर भी होगा, प्लांट में भी स्टोर होता है और रिलीज भी होगा, और इस तरीके से कार्बन साइकिल होता रहता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, मेंटेन्स कार्बन बैलेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में कार्बन बैलेंस बना रहता है और ये बेसिस बनता है फूड चेन का और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का। स्ट्रांगली लिंक्ड है ये क्लाइमेट रेगुलेशन से, ठीक है, ये बात याद रखना है। देन अब देखते हैं मिथेनोजेनेसिस या र्यूमेन फर्मेंटेशन लाइफ स्टॉक का लिंक क्या है, अब इसको समझते हैं। तो कंजम्पशन बाय रूमिनेंट्स, तो जैसे कुछ एनिमल है, कैटल, शीप, गोट्स, तो ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को खाते हैं, मतलब रिच प्लांट्स सेल्यूलोज खाते हैं, रिच प्लांट्स को खाते हैं। देन फर्मेंटेशन होता है र्यूमेन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी ब्रेक्स डाउन सेल्यूलोज। तो क्या होता है कि फर्मेंटेशन र्यूमेन में होता है, एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी जो होता है वो इस सेल्यूलोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और इसमें इंक्लूड होता है मिथेनोजेनिक आर्किया। मिथेनोजेनिक आर्किया भी होता है जो इस सेल्यूलोज को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, क्योंकि ये एनिमल सेल्यूलोज रिच प्लांट्स को खा रहे हैं। तो फिर इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी, जिसमें कि मीथेन आर्किया भी है। देन की प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन से क्या क्या प्रोडक्ट जो है निकल रहा है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड यूज्ड बाय कैटल फॉर एनर्जी, फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देन हाइड्रोजन, इंटरमीडिएट बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। देन मीथेन फॉर्म्ड बाय मिथेनोजेंस यूजिंग H2 प्लस CO2, ठीक है। तो हमने ये जो देखा कि ये जो कुछ मिथेनोजेनिक आर्किया है तो ये बनाएगा, ठीक है, मीथेन को फॉर्म करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है सेल्यूलोज को, रिलीज्ड मेनली थ्रू एंटेरिक बेल्चिंग। और जब ये बर्प करेंगे, ठीक है, मतलब ये जो र्यूमेन है जब ये बर्प करेंगे तो तब जा कर के क्या होगा, रिलीज होगा मेनली मीथेन, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिंक आ गया किसका, र्यूमेन फर्मेंटेशन का, क्योंकि ये जो भी घास वगैरह खा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल्यूलोज रिच होता है, और सेल्यूलोज रिच होने की वजह से उनके गट में क्या होता है, एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी जो होता है वो ब्रेक डाउन कर रहा है सेल्यूलोज को, उसमें जो है मिथेनोजेनिक आर्किया भी है। देन फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बन रहा है, जिसको कि यूज़ किया जा रहा है कैटल के द्वारा एनर्जी और फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन, तो ये इमीडिएट बाय प्रोडक्ट है, और जो मीथेन है ये मिथेनोजेंस के द्वारा बन रहा है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, और रिलीज हो रहा है ये कैसे, बेल्चिंग के थ्रू, बर्पिंग के थ्रू, ठीक है। देन अब देखते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडेशन, मीथेन का ब्रेकडाउन। तो मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो समझते हैं रिलीज कैसे होता है। हमने ऑलरेडी मीथेन का सोर्स पढ़ा हुआ है, वेटलैंड से, लाइफ स्टॉक से, लैंडफिल से, फॉसिल फ्यूल से, और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल का क्या रोल आता है, इसको कहा जाता है डिटर्जेंट या क्लींजर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल हैं। तो ये क्या करते हैं, इनिशिएट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, तो ये मीथेन के ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, और
ये मेनली ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और देयर साइकिल, तो क्या यहाँ का प्रोडक्ट क्या है समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, री एंटर्स फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन साइकिल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि री एंटर करता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन साइकिल में। देन वाटर वेपर, जो कि ज्वाइन कर लेता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, क्लाउड्स एंड रेन्स वगैरह, और ये क्या करता है, कैन हेल्प जनरेट मोर OH रेडिकल, तो ये और भी ज़्यादा OH रेडिकल को जनरेट करेगा वाया रिएक्शन विथ एक्साइटेड जो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल को कहा जाता है डिटर्जेंट और क्लींजर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या किया गया, मीथेन को ब्रेक डाउन कर दिया गया। ठीक है, मीथेन को क्या कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, देन हाइड्रोक्सिल रेडिकल ने क्या किया कि मीथेन को ब्रेक डाउन कर दिया। ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है मीथेन का। ठीक है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट अगर हम देखें तो CO2 और H2O निकल रहा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और कार्बन साइकिल में चला जाएगा, और जो वाटर वेपर है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ज्वाइन कर लेगा, क्लाउड वगैरह होगा, रेन होगा। ठीक है, तो साइकिल रिपीटेशन, CO2 और H2O प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि रीयूज्ड हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस में, और इसी तरीके से PMOH साइकिल कंप्लीट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, कार्बन रिसाइकलिंग हो रहा है, इफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड यूजेज हो रहा है फिक्सेशन के थ्रू। ठीक है, देन जो है बायोमास में जा रहा है, देन मीथेन, देन CO2, ये सारा प्रोसेस हमने देखा। यहाँ पे हमने कैसे पूरा प्रोसेस देखा कि सबसे पहले तो जो है CO2 यूटिलाइजेशन हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। देन हमने बायोमास का रोल देखा कि कुछ पोर्शन कार्बन का प्लांट बायोमास में भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, देन हमने जो है मीथेन का रोल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस तरीके से मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रहा है, ये भी हमने देखा OH की हेल्प से। ठीक है, देन मीथेन का डायनेमिक्स अगर समझे तो ये हाईलाइट करता है रोल ऑफ लाइव स्टॉक और माइक्रोब्स का, कि किस तरीके से माइक्रोब्स और लाइव स्टॉक की वजह से जो है मीथेन जनरेट हो रहा है। देन एटमॉस्फेरिक मीथेन कंट्रोल, कैसे मीथेन को कंट्रोल किया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो OH रेडिकल के द्वारा। ये नेचुरल जो है मीथेन स्क्रबर है। ठीक है, देन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड है, ये इंटीग्रेट करता है बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस को। ठीक है, तो ये हमने PMOH साइकिल में देखा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल में इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रॉक्स टू रिवर्स एंड ओशंस एंड देन बैक टू क्रस्ट थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस। साइकिल का सिंपली मतलब है कि ये जो है एक साइकिल में ही घूमेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फॉस्फेट का। किसका मूवमेंट होगा, यहाँ पे अब डेफिनेटली फॉस्फेट का मूवमेंट होगा, रॉक से रिवर तक एंड ओशन तक, और फिर से ये क्रस्ट में वापस आ जाएगा जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। तो अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, तो फॉस्फेट रॉक। ठीक है, अनलाइक कार्बन और नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेरिक ऑरिजिन है, फॉस्फोरस क्या है, मिनरल बेस्ड है, और ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा एज फॉस्फेट। देन फॉस्फोरस साइकिल का अगर की स्टेप देखें तो सबसे पहला है वेदरिंग एंड माइनिंग। तो वेदरिंग की वजह से और माइनिंग की वजह से फॉस्फेट रिलीज होगा फ्रॉम रॉक्स वाया वेदरिंग। तो फॉस्फेट कैसे होगा, अगर ये एक रॉक है तो यहाँ पे फॉस्फेट अगर इस रॉक में है, ठीक है, तो इस रॉक में अगर पूरा फॉस्फेट है तो ये रिलीज कैसे होगा, तो वेदरिंग के प्रोसेस से ही होगा कि यहाँ से कुछ टूट फूट के कुछ चीज़ें जो है आ रहा है, या माइनिंग, यहाँ अगर माइनिंग प्रोसेस चल रहा है तो यहाँ से पार्टिकल रिलीज होगा। तो फॉस्फेट रिलीज होगा रॉक से, कैसे, वेदरिंग के प्रोसेस से, इरोजन से, ह्यूमन माइनिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फेट एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा तो फॉस्फेट जो है रिवर में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, रिवर में एंटर करेगा, और रिवर के थ्रू फिर ओशियन में एंटर करेगा। ठीक है, देन मेराइन एक्यूमुलेशन अगर देखें तो इन ओशियन क्या होता है कि फॉस्फेट जो है सेटल हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में। तो सपोज ये ओशियन है, इस तरीके से रिवर से बह के यहाँ से जो भी पोर्शन टूटा वो रिवर से बह के आ गया, और सपोज ये ओशियन है, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जाकर के क्या होगा, सेटल हो जाएगा, और ये इनसॉल्यूबल डिपॉजिट्स बनाएगा। मतलब ये सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल डिपॉजिट बनाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी होता रहेगा, तो ओशियन सेडिमेंट फिर अपलिफ्ट होगा। जो ओशियन सेडिमेंट है नीचे है वो ऊपर की तरफ आएगा, और ये फॉस्फेट फिर से टेरेस्ट्रियल क्रस्ट में वापस आ जाएगा। फिर जहाँ ऊपर से था तो फिर ये ऊपर में वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जियोलॉजिकल अपलिफ्ट
की वजह से बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, लेकिन वापस आ जाएगा। तो ये बहुत स्लो होता है, जो हमने देखा है कि जिस तरीके से गैस जो है जल्दी जल्दी होता है, ये स्लो होता है क्योंकि यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है। देन रेपिटेशन ऑफ साइकिल कैसे होगा, जियोकेमिकल फेज कंटिन्यू थ्रू रिपीटेड साइकिल। तो ये जो जियोकेमिकल फेज है ये कंटिन्यू रहेगा, वेदरिंग, सेडिमेंटेशन और अपलिफ्ट। पहले वेदरिंग हुआ, पहले वहाँ से निकला, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल निकला, देन ये आके इकट्ठा हुआ, सेडिमेंट बना, और जैसे फिर ये अपलिफ्ट हुआ, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया अपलिफ्ट की वजह से। तो अब रोल क्या है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है लेक्स और ओशियंस में जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा, फॉस्फेट जाएगा तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ओवर इनरिचमेंट हो गया तो क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन से एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम का क्या मतलब है कि एल्गी बहुत ज़्यादा जो है आ जाएगा, ऑक्सीजन बहुत डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही न्यूट्रिशन आया, ठीक है, सपोज इस रिवर में न्यूट्रिशन आया, और न्यूट्रिशन की वजह से फिर क्या हुआ कि छोटा छोटा जो एल्गी है इन सब का ग्रोथ होने लग गया, ठीक है, और एल्गी का ग्रोथ होने लग गया, और भी जो कुछ एनिमल है उनका ग्रोथ होने लग गया, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन डिप्लीट होने लग गया, तो इससे जो भी फिश है मरने लग जाएंगे और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। तो ओवर इनरिचमेंट होने से यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन को हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है सेडिमेंट साइकिल होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ वेदरिंग हो रहा है फॉस्फेट ऑफ रॉक का, फिर यहाँ पे जिस तरीके से बारिश वगैरह हो रहा है तो रन ऑफ की वजह से धीरे धीरे कुछ फॉस्फेट तो सॉइल में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे फिर ये जो है ओशन में ये जो है क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और धीरे धीरे जैसे ही फिर जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगा फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ देखने के लिए मिला हमें, ठीक है। तो ये हमने देखा फॉस्फेट साइकिल। अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर साइकिल। तो सल्फर साइकिल में इंक्लूड है एटमॉस्फेरिक इनपुट, ठीक है, deposition as acid rain, plant uptake, transfer through food chain and return to soil and water through excretion and decomposition। तो देखते हैं कि सल्फर साइकिल में क्या इंक्लूड है। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट भी है कुछ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक इनपुट मतलब कि यहाँ पे डिपोजिशन होता है एसिड रेन की तरह, ठीक है, एसिड रेन की तरह भी डिपॉजिट हो सकता है। देन प्लांट अपटेक होता है, ट्रांसफ़र होगा फूड चेन के थ्रू, रिटर्न आएगा सॉइल में एंड वाटर में, कैसे, एक्सक्रीशन एंड डीकम्पोजिशन के थ्रू। तो समझते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे सल्फर साइकिल में एटमॉस्फेरिक इनपुट है क्योंकि डिपोजिशन कैसे हो रहा है, एसिड रेन के थ्रू। देन अब कुछ की प्रोसेस देख लेते हैं सल्फर साइकिल में। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट जो कि हमने सबसे पहले देखा, तो सल्फर एंटर करता है एटमॉस्फेयर में एज सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ से निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, वॉल्केनोज से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। और अगर फॉस्फेट देखें तो क्या हमने फॉस्फेट में कुछ इस टाइप का देखा एटमॉस्फेरिक इनपुट, तो नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन सल्फर में एटमॉस्फेरिक इनपुट है, ठीक है। सल्फर एटमॉस्फेयर में कैसे आ रहा है, वॉल्केनो से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से आ रहा है। देन एसिड रेन का फॉर्मेशन के लिए ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, SO2 प्लस H2O मिल करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ये फिर गिरेगा फॉल्स एज ए एसिड रेन। तो एसिड रेन की तरह ये गिरेगा, डिपॉजिट होगा सल्फेट्स इन सॉइल एंड वाटर। तो फिर ये सल्फेट जो है कहाँ आएगा, सॉइल में आएगा और वाटर में आएगा। देन प्लांट अपटेक, फिर प्लांट जो है एब्जॉर्ब करेंगे सल्फेट को फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, ठीक है। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर से भले कितना ही गिर जाए, प्लांट तो रूट से ही एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। फिर इनकॉर्पोरेट होगा प्रोटीन एंड एंजाइम्स में, ठीक है। देन मूवमेंट थ्रू फूड चेन, तो फूड चेन के थ्रू कैसे मूवमेंट होता है, प्लांट में आएगा, देन प्लांट को हर्बीवोर्स खाएंगे, देन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे। देन सल्फर मूव्स एज ए ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। तो क्या होगा कि सल्फर अब मूव करेगा सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। देन रिटर्न टू सॉइल एंड वाटर, तो जब एक्सक्रीशन होगा और डीकम्पोजिशन होगा तो सल्फर जो है रिटर्न होगा एज ए सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है, कैसे, एज ए सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। तो सोर्सेस क्या है सल्फर का, तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में पाया जाएगा, कोल में, ऑयल में, पीट में। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में पाया जाएगा पाइराइट रॉक में और सल्फर रॉक में। कहाँ पे, पाइराइट रॉक, सल्फर रॉक। देन रिलीज मैकेनिज्म कैसे रिलीज होगा, तो जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक होगा, ठीक है, जैसे ये कि ये कोई रॉक है, ठीक है, यहाँ पे
तो यहाँ पे सपोज सल्फ़र का बहुत सारा डिपॉजिट है, तब जब रॉक का धीरे धीरे वेदरिंग होगा, यहाँ से चीज़ें निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है, देन इरोजनल रन ऑफ की वजह से यहाँ से जो भी रिवर वगैरह जाएगा इरोजनल रन ऑफ की वजह से रिलीज होगा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो हमने क्या देखा, वेदरिंग की वजह से, इरोजनल रन ऑफ की वजह से और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से रिलीज होगा। देन चौथा क्या है, ट्रांसपोर्ट, फिर इसको कैरीड टू द इकोसिस्टम वाया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कैरी टू इकोसिस्टम वाया सॉल्ट सॉल्यूशन। देन एटमॉस्फेरिक इनपुट क्या है, तो ये हमने देखा रिलीज कैसे हो रहा है, तो सल्फर एंटर करेगा एटमॉस्फेयर में एज SO2 फ्रॉम कहाँ देख चुके हैं हम, वॉल्केनिक इरप्शन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओशियन सर्फेसिस में आएगा कैसे, वाया डाई मिथाइल सल्फाइड, तो ओशियन सर्फेसिस में सल्फर जाएगा डाई मिथाइल सल्फाइड की वजह से, और डीकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर उसकी वजह से। तो क्या इनपुट है इसका, सल्फर एंटर करता है एटमॉस्फेयर में कैसे, वॉल्केनिक इरप्शन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, ओशियन में जाएगा एज ए डाई मिथाइल सल्फाइड, और डीकम्पोजिशन जब होगा ऑर्गेनिक मैटर का तब देन डाई मिथाइल सल्फाइड क्या है, एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है फ्रॉम मैराइन एल्गी, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये मेजर सोर्स है मैराइन सल्फेट एरोजोल्स का, ठीक है। देन एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन अगर देखें तो CO2 इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विथ वाटर, तो क्या करेगा, नॉट CO2, दिस इज SO2, ठीक है। तो SO2 इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विथ वाटर, तो SO2 क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और फिर ये अर्थ में वापस आएगा एज ए एसिड रेन। कैसे वापस आएगा, एसिड रेन की तरह। तो हमने देखा SO2 जो है एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ये रिटर्न होके आएगा अर्थ में एज ए एसिड रेन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्लांट अपटेक। तो प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सल्फेट्स को फ्रॉम एसिड रेन्स और सॉइल सोर्सेस। कहाँ से प्लांट को मिलेगा, एक तो एसिड रेन होगा होके तो उससे मिलेगा और सॉइल सोर्सेस से मिलेगा। देन मेटाबॉलिक इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, मेटाबॉलिक इनकॉर्पोरेशन इनटू सल्फर बियरिंग एमिनो एसिड्स, ठीक है, सल्फर बियरिंग एमिनो एसिड्स बनेगा जैसे कि सिस्टीन और मीथियोनिन वगैरह। देन फूड चेन में ट्रांसफर होगा, सल्फर एंटर करेगा एनिमल्स में प्लांट कंजम्पशन के थ्रू, और फिर ये ग्रेजिंग फूड चेन में जाएगा। देन रिटर्न टू द सॉइल एंड वाटर, तो सॉइल एंड वाटर में ये कैसे वापस आएगा, तो सल्फर इन ऑर्गेनिज्म रिटर्न टू इन्वायरमेंट वाया एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आएगा। और जब डीकम्पोजिशन होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर का, तो एक्सक्रीशन को याद रखना है, ठीक है, कि सॉइल एंड वाटर में रिटर्न कैसे आ रहा है, तो एक्सक्रीशन से, और डीकम्पोजिशन जब हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। और ये एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, सॉइल में होगा, पॉन्ड में होगा, लेक में होगा, सी फ्लोर सेडिमेंट्स में ये एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। देन इसमें जो है डाईमिथाइल सल्फाइड के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ऑर्गेनो सल्फर है, सल्फर कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम सम मैरीन एल्गी प्लांट्स एंड एनिमल, और ये प्राइमरी सोर्स है मैरीन सल्फेट एरोजोल का, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है।